हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं और अभी जो है 2011 का यानी 2011 में जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था तो उसको हम लोग हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग 3 पार्ट में कर रहे हैं। तो इसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, इसका पार्ट 2 अभी हम लोग हल करेंगे और इसका एक और पार्ट आएगा पार्ट 3। तो उसमें भी 50 प्रश्न लिए जाएंगे, यानी 50-50 प्रश्नों का 3 सेट में बना रही हूँ। तो चलिए हम लोग जो दोस्तों टेस्ट सीरीज़ के यानी ये जो दूसरा टेस्ट है आज का, तो इसके जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है लाइक बहुत कम रहता है। और हो सके तो अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, मैं जब तक प्रश्न पढ़ूंगी, कोई भी प्रश्न जब तक मैं पढ़ूंगी, जितना भी टाइम मिलेगा तो उस टाइम तक, यानी जैसे मैं कोई प्रश्न पढ़ूंगी फिर उसका आपका ऑप्शन पढ़ूंगी या ऑप्शन बताऊंगी, तब तक जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर कर सकते हैं। यानी जितने भी प्रश्न है तो आप अपने आप को परखने के लिए जो है कमेंट बॉक्स में मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है प्रत्येक प्रश्न का जो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितनी बेहतर तैयारी की यानी और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है और कौन सा आपका सब्जेक्ट जो है वीक पॉइंट है। क्योंकि बीपीएससी में जो दोस्तों सभी प्रश्न यानी सभी सब्जेक्ट को पूछा जाता है, तो इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है वीक है और उस किस पर जो है आपको मेहनत अधिक करने की आवश्यकता है। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो भी दोस्त जुड़ेंगे तो वो लोग जो है कमेंट बॉक्स में प्रत्येक प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। गलत सही वो तो बाद में डिसाइड होगा दोस्तों, बट आप कोशिश ज़रूर करना। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि शांति और समझौते के लिए वर्ष 2009 का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है। तो ये करंट का प्रश्न है दोस्तों। तो बीपीएससी में करंट का भी प्रश्न लगभग 30 से 35 प्रश्न करंट से रहता है दोस्तों। तो ये करंट का प्रश्न है। तो इसमें इसका ऑप्शन देखें तो यूकिया अमानो है, बी है आंग सान सूकी, तीसरा है बिल गेट्स, तीसरा है हिलेरी क्लिंटन। तो इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर बताओ। लेकिन आपका उत्तर जो भी हो, ये आंग सान सूकी यानी बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी आंग सान सूकी जो है शांति समझौते के लिए वर्ष 2009 का जो है आपका महात्मा गांधी जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थे। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे तो करंट का यानी जो करंट रहता है साल 2 साल के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता उस प्रश्न का। तो चूँकि हम लोगों को इसका बीपीएससी का पैटर्न समझना है, तो इसलिए जो हम लोग प्रश्न को शामिल किए हैं, यानी सारे प्रश्नों को ले रहे हैं हूबहू जैसे कि पूछा गया। तो इससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा है प्रश्न कि ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग आंसर कीजिए दोस्तों। ऑप्शन में फुटबॉल है, पोलो है, क्रिकेट है, हॉकी है। तो सही आंसर की बात करें दोस्तों तो ड्यूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंधित खेल है। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, 1888 यानी 1888 याद रखिए। और यह जो है यानी 1888 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी इस फुटबॉल कप की शुरुआत की गई थी। और यह जो है प्राचीनतम यानी भारत का क्या है दोस्तों, प्राचीनतम फुटबॉल जो है टूर्नामेंट है। तो किससे संबंधित है दोस्तों, तो फुटबॉल से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए दोस्तों। हर प्रश्न का कमेंट, चाहे आपको जो समझ में आए, जो जानकारी हो, उसके अकॉर्डिंग आप मेरा वेट मत कीजिए। तो ए ऑप्शन ग्लोबल है, बी ऑप्शन गवर्नमेंट है, सी जनरेशन है, डी गूगल है। तो इसमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला बहुत चला था दोस्तों, बहुत टाइम जो है यह सुर्खियों में रहा, लगभग 2009-10 की बात है। तो उस टाइम यह चूँकि करंट का सवाल है तो उस समय बहुत यह सुर्खियों में था। तो इसमें जी का जो है आपका मतलब पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 2G का हो जाएगा जी में जनरेशन, यानी जी का जो है मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जनरेशन। तो 2G स्पेक्ट्रम में जी का सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से है। तो ये राजा किस दल से है दोस्तों, DMK के जो है यह नेता है।
नेता थे, मीन्स जो करुणानिधि जो है दोस्तों, ये कौन है? करुणानिधि डीएमके की ही नेता है। तो आपका डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो सब करंट का प्रश्न है दोस्तों, तो हो जाएगा आपका 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल जो है यह सबसे अधिकतम जो है दूरी तय करती है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना में फ़ोटो, उंगली के निशान और आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए जो है किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु, यानी किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या रखी गई है, पूछा जा रहा है दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सही उत्तर क्या होगा, 12 होगा कि 15 होगा कि 18 होगा कि 21 होगा। तो इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो 15 वर्ष, यानी 15 वर्ष की का जो बालक होगा, जो व्यक्ति होगा, जो उसको क्या होगा कि आँख की पुतली के प्रतिचित्रण के लिए जो है यानी उसका न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, यानी फ़ोटो उंगली के निशान के लिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगस्त 2010 को किन 6 राज्यों में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के समकक्ष संस्थान बनाने का निर्णय लिया गया? तो कहाँ पर निर्णय लिया गया दोस्तों? तो बात करें इसके सही जवाब की तो बिहार हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, राजस्थान और उत्तराखंड। तो आपका इन 6 राज्यों में जो है एम्स के संस्थान खोले जाने का जो निर्णय लिया गया था आपका 2010 में। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि अगस्त 2010 को नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक धनी बताया गया? तो इसका सही जवाब की अगर बात करें दोस्तों तो आपका कांग्रेस हो जाएगा दोस्तों। तो बड़े बड़े घोटाले जो है कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है ये भी उन्हीं की देन है दोस्तों, उन्हीं की सौगात है। और खुद देखिए जो आपका सोनिया गांधी के जो दामाद है वाड्रा जी, वो भी ज़मीन के विवाद में अभी भी फंसे हुए। तो इन लोगों के पास जो है दोस्तों बहुत सारी संपत्ति है। इस मतलब जो भारत की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना यहाँ श्रम की कमी है, ना ही जो है यहाँ संसाधनों की कमी है। लेकिन यहाँ जो कोई भी राजनीतिक दल जो 100% सुधार का काम नहीं करते हैं। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पर जो है अभी यह देश क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में ही आता है। विकासशील देश और विकसित देशों की श्रेणी में यह आज भी शामिल नहीं है। यानी 2021 चल रहा है दोस्तों, लेकिन अभी भी यह क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 59 का प्रश्न है कि 2005 के निर्वाचन की तुलना में बिहार विधानसभा निर्वाचन 2010 में कौन सी दलीय उपलब्धि सही रही है, यानी सही है? तो आपका इसका सही जवाब की अगर बात करें दोस्तों तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये करंट का प्रश्न है दोस्तों, तो इससे इतना हम लोगों को कुछ बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो किन राज्य सरकारों ने 2010 तक दोस्तों आपका कर दिया है महिलाओं के आरक्षण में 50%? तो सही उत्तर की बात करें दोस्तों तो आपका बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश होगा। तो यह कब की है दोस्तों? तो 2010 की बात। अभी तो जो 2021 में तो बहुत सारे राज्यों ने जो है यह व्यवस्था कर दी। बस उस टाइम जो 2010 में ये 3 राज्य ही थे जो महिलाओं को 50% आरक्षण दिए थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो यह जो है दोस्तों एड्स के प्रतिरोध के लिए जो है आह्वान जो है बिल गेट्स तथा उनकी यानी मेलिंडा गेट्स जो है उनकी पत्नी है। अभी तो फ़िलहाल इनका जो है डाइवोर्स हो गया दोस्तों। तो उस समय की बात है आपका 2010 के आसपास की। तो एड्स के लिए जो यह आह्वान जो है किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में पानी के अंदर
हुई एक बैठक ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। तो यह बैठक किनके द्वारा की गई थी? तो यह बैठक किनके द्वारा की गई थी दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। एक देश के मंत्रिमंडल द्वारा जब समुद्र के जल स्तर में वृद्धि को किसी देश के लिए विपदा बताना चाह रहे हैं। तो यह और किसके द्वारा हुआ दोस्तों, तो मालदीव के द्वारा। मालदीव के द्वारा जो है यह बैठक पानी के अंदर रखा गया ताकि दुनिया भर को इस और आकर्षित किया जा सके कि समुद्र स्तर में जो निरंतर जो है समुद्र के जल स्तर में जो वृद्धि हो रही है तो उसका भविष्य में जो क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और अभी देखिए दोस्तों बहुत सारे जो समुद्री द्वीप है, जो छोटे छोटे द्वीप है, समुद्र के किनारे बसे नगर है, वो क्या हो रहा है, जो समुद्री जल स्तर बढ़ने से जो है वह उनका अस्तित्व यानी कि समझिए वो समुद्र में डूबते जा रहे हैं, अस्तित्व लगभग समाप्त होता जा रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, तो जो पृथ्वी जो है दोस्तों यह है उत्तरी ध्रुव, यह है दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ जो है दोस्तों और यहाँ आपका दोनों जगह जो है आपका बर्फ़ जमा रहता है। तो चूँकि CO2 की मात्रा पर्यावरण में बढ़ने से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। इसकी वजह से यहाँ जो उपस्थित बर्फ़ है यह बर्फ़ पिघल रहा है। तो बर्फ़ जब पिघल करके कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। और समुद्र में जब बर्फ़ पानी बनकर पिघल कर जाएगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। और समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ जो समुद्र के किनारे जो उपस्थित जो भी नगर है, जो भी द्वीप है छोटे छोटे, वो क्या होंगे, डूबेंगे। तो इसी की ओर ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए मालदीव के द्वारा जो है मालदीव के मंत्रिमंडल के द्वारा जो यह बैठक की गई थी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा शहर स्थित नहीं है दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक मैं ऑप्शन बताती हूँ। तो ए है फतेहपुर, बी है भागलपुर, सी है उत्तरकाशी, डी है कानपुर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी से होकर के जो है गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों, फतेहपुर से भी गंगा नदी बहती है, भागलपुर से भी और कानपुर से भी। तो यह तीनों नगर जो है गंगा के किनारे जो है स्थित है, बट ये उत्तरकाशी जो है आपका गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है आपका सूचना का अधिकार, बी ऑप्शन है काम का अधिकार, सी है शिक्षा का अधिकार, डी है मकान का अधिकार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही जवाब, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। तो यह कौन है दोस्तों, मानव अधिकार भारतीय संविधान में क्या आ जा रहा है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका आ जा रहा है। तो आपका सी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो अतः यह स्थित है। तो यह कहाँ स्थित होगा दोस्तों, तो यह जो है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। दोस्तों जो ये जो आपका यानी कि जो वर्ल्ड है यानी ग्लोब जो है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो है ग्रीनविच समय लिया गया है। तो इसके यानी इसको हम लोग जानते हैं कि ये जो है आपका विषुवत रेखा है दोस्तों। तो इस विषुवत रेखा के जो है उत्तर पश्चिम में जो है आपका ये ग्रीनविच पड़ रहा है। तो इस विषुवत रेखा के इधर जो भी देश पड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ जो है माइनस होगा समय और यहाँ क्या होगा, जो आपका प्लस होगा। तो इसलिए जो है यहाँ 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर जो है आपका यह स्थित होगा आपका, क्योंकि यह कहाँ पड़ रहा है आपका क्या बोल रहा है कि आगे चल रहा है। तो आगे चल रहा है इसका मतलब क्या होगा कि यह इस यानी आपका इस जगह से यानी विषुवत रेखा के क्या होगा उत्तर पश्चिम में स्थित, यानी ग्लोब पर उत्तर पश्चिम में यह स्थित होगा। तो आपका यानी कि काहिरा जो है मिस्र का यानी काहिरा जो है मिस्र में स्थित है और यह जो है दोस्तों इसकी स्थिति आपका 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर ही होगी, यानी बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों ये ऑप्शन में हैग है, न्यूयॉर्क है, जेनेवा है, पेरिस है। तो आपका इसका सही जवाब की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हैग में है। और यह कहाँ है दोस्तों, तो नीदरलैंड में है, नीदरलैंड में क्या है।
स्थित है। और यह जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है क्या है दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था यानी कानूनी संस्था यानी कि न्यायालय है दोस्तों। तो क्या हो गया, न्यायालय यहाँ है तो कानूनी संस्था यह को कहाँ की हो जाएगी, तो संयुक्त राष्ट्र की जो है यह कानूनी संस्था हो गई। तो यह आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इनका कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो 9 वर्ष का होता है, यानी इस न्यायालय का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। और जो 15 जो इसमें न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, और जिसमें 5 न्यायाधीश जो होते हैं वह क्या होते हैं, सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी सदस्य है तो उसके जो है सदस्य यानी उस देश के सदस्य भी इसमें भाग यानी 5 सदस्य भाग लेते हैं यानी मेंबर होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि प्रसिद्ध पत्रिका न्यूज़ वीक द्वारा 2010 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची के क्रम में फिनलैंड प्रथम था। तो भारत का क्रम पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इस तरह का प्रश्न अभी भी बहुत आता है दोस्तों। तो आप पैटर्न बस समझिए, हालांकि ये करंट का प्रश्न है तो आपका कोई काम नहीं आएगा, बट आंसर आप जान लीजिए और आप जो है पैटर्न इसका समझिए कि किस तरह का प्रश्न पूछता है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दुनिया के विश्वविद्यालयों के अकादमिक क्रम 2010 में प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था। तो प्रथम स्थान किस विश्वविद्यालय का था दोस्तों, तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए में जो है इसका जो है हार्वर्ड विश्वविद्यालय का स्थान जो है आपका प्रथम स्थान पर कहाँ है दोस्तों, तो यूएसए में है। तो यह इस तरह का प्रश्न अभी भी इंडेक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछता है दोस्तों, बहुत पूछता है। तो आप लोग जो है जितने भी इस तरह के प्रश्न हैं तो आप लोग रट डालना। अगला प्रश्न है कि कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है। तो आपका 14 नवंबर जो है दोस्तों डायबिटीज़ दिवस के रूप में जाना जाता है। 14 फरवरी की बात करें तो वैलेंटाइन डे के रूप में जाना जाता है दोस्तों, सबको पता होगा यह आंसर। और बात करें 14 फरवरी का तो मैंने बता दिया। 14 सितंबर जो है दोस्तों हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 14 मई जो है कोई अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है दोस्तों। तो ये 14 फरवरी, 14 सितंबर और 14 नवंबर मैंने तीनों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। दोस्तों इस तरह का प्रश्न अभी भी पूछा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की जो है दोस्तों प्रथम प्रधानमंत्री बनी थी जूलिया गिलार्ड। कब बनी, तो 2010 में। अगला प्रश्न हमारा कि किस देश की संसद ने 14 सितंबर 2010 को कानून बनाकर बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया। तो किस देश की संसद ने दोस्तों बुर्का को प्रतिबंधित किया 2010 में, तो आपका फ्रांस की जो है संसद ने क्या किया, बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया। दोस्तों अभी भी बहुत सारे देशों ने जो है बुर्का को प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि बुर्के में जो है दोस्तों क्राइम यानी कि आतंकवाद को जो है बहुत ज़्यादा जो है यानी आतंकवाद को फलने फूलने का मौका मिलता है, उनको अपनी गतिविधियों में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो बुर्का में क्या कई बार जो पुरुष आतंकवादी भी जो है बुर्का पहन करके किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते। तो आतंकवादिक जो गतिविधियां हैं उसको रोकने के लिए फ्रांस ने आपका 14 सितंबर 2010 में ही यह बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी भी बहुत सारे यानी 2021 की बात करें तो बहुत सारे देशों ने अभी भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि श्री अर्जुन मुंडा ने 11 सितंबर 2010 को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो 18 सदस्यीय विधानसभा के कितने विधायकों ने उन्हें समर्थन दिया था। तो आपको 45 विधायकों ने उनको समर्थन दिया था दोस्तों। और झारखंड राज्य की बात हो रही, तो झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ दोस्तों, तो 2000। और तिथि की बात करें तो 15 नवंबर। तो 15 नवंबर में जो है दोस्तों यह जो है अलग हुआ था। और 2000 में यानी 2000 में आपको एक आपका छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन हुआ था। और उत्तराखंड, तो एक ही साल में जो है ये 3 राज्य बने थे। अगला प्रश्न है हमारा कि अंटार्कटिका
अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। तो तृतीय शोध केंद्र का क्या नाम है दोस्तों? तो भारती जो है अंटार्कटिका में तृतीय जो शोध केंद्र स्थापित किए गए तो उसका नाम भारती रखा गया। और राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत ने कुल 101 पदक जीते। तो इनमें से टीम खेल महिला और पुरुषों को क्रमशः कितने पदक मिले थे? यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 1, 36 और 64। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो ये आ गया दोस्तों अब हिस्ट्री का प्रश्न। तो हिस्ट्री का प्रश्न है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो आपका दोस्तों सिकंदरिया की, लोथल की, महास्थानगढ़ की, नागपट्टनम। तो दोस्तों ये सब तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, एक वो लोथल बन रहा है। तो लोथल जो है क्या दोस्तों हड़प्पा का जो है कौन सा स्थल है? तो बंदरगाह यह था। और यह लोथल कहाँ है दोस्तों? तो गुजरात का जो अहमदाबाद है नगर, उसमें भोगवा नदी के तट पर जो है यह लोथल स्थित है। तो यह जो है यानी बंदरगाह के लिए जाना जाता था दोस्तों। मेनली जो इसका इस्तेमाल बंदरगाह के रूप में होता था, किंतु यहाँ से जो है दोस्तों अन्य भी कई चीज़ें प्राप्त की गई है। जैसे आपका मृदभांड हो गया, उपकरण हो गया, मोहरे हो गई, बाट एवं मापतोल, ये यानी पाषाण काल से संबंधित जो है औजार भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे? तो समुद्रगुप्त ने पराजित किए हुनों को, कि चंद्रगुप्त ने, कि स्कंदगुप्त ने, कि रामगुप्त ने? आप लोग आंसर बताइए दोस्तों। तो बात करें आंसर की तो समुद्रगुप्त भी नहीं होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं होगा, रामगुप्त भी नहीं होगा, स्कंदगुप्त जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों स्कंदगुप्त के द्वारा जो है हुनों को पराजित किया गया है। और यह जैसे ही दोस्तों राज सिंहासन पर बैठते हैं तो जूनागढ़ अभिलेख में जो है इसका वर्णन किया गया है कि जैसे ही जो यह गद्दी पर बैठते हैं तो हुनों का आक्रमण होता है। इनके गद्दी पे बैठने के साथ ही तो इन दोनों में बहुत युद्ध होता है, जिसमें स्कंदगुप्त जो है आपका इनकी जीत होती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप लोग बताइए दोस्तों कलहन की पुस्तक का नाम क्या होगा? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या होना चाहिए? तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी। तो कलहन कहाँ की पुस्तक राज तरंगिणी हो गई दोस्तों। ये कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? तो कश्मीर का प्रसिद्ध जो है संस्कृत का विद्वान यानी कवि और इतिहासकार यह था। तो इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में राज तरंगिणी जो इनकी पुस्तक है दोस्तों, तो इसमें कश्मीर के इतिहास का ही जो है वर्णन किया है। इसमें जो है कुल 8 जो है क्या दोस्तों तरंग है और 8000 जो है क्या है श्लोक है। तो यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस में वर्णित है दोस्तों? तो जूनागढ़ अभिलेख जो है दोस्तों, इसमें जो है आपका रुद्रदामन की प्रथम उपलब्धियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का प्रथम शासक था। यह जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम था दोस्तों। तो गौरी की जब मृत्यु हो गई तो इसका कोई पुत्र नहीं था दोस्तों। तो इस वजह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो अपना प्रतिनिधि बनाकर वह भारत से चला गया। तो उसके जाने के बाद जो है यह यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाहौर के लोगों ने जो है निमंत्रित किया सत्ता संभालने के लिए। तो यह जो है सत्ता संभालने के लिए तैयार हो गया और 1206 में जो है क्या किया दोस्तों, इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और मात्र 4 साल ही जो है यह शासन किया दोस्तों। 1210 में जो है लाहौर में जो है इसकी चौगान खेलते हुए जो मृत्यु हो गई थी। चौगान जिसको हम लोग अभी किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो पोलो के नाम से जानते थे। तो घोड़े से गिर करके जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। तो यह गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। दोस्तों ये अलाउद्दीन वही है, अलाउद्दीन खिलजी, दीपिका पादुकोण वाला। तो इसको बिल्कुल याद रखिए आप लोग। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासक कौन था दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रताप रुद्र देव थे, कि रामचंद्र देव थे, कि मलिक काफूर थे, कि राणा रतन सिंह थे। तो राणा रतन सिंह की तो पत्नी थी दोस्तों दीपिका पादुकोण यानी रानी पद्मावती, किंतु यह देवगिरी के शासक के बारे में पूछ रहा, तो ये रामचंद्र देव जो हो जाएगा देवगिरी का शासक। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो दोस्तों आप ऑप्शन बताइए, यानी मैं ऑप्शन बता रही हूँ, आप लोग जो है जवाब बताइए। बहलोल लोदी है, कि शेरशाह है, कि हुमायूं है, कि अकबर है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अकबर, यानी डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है 1563 में जो है अकबर क्या किया दोस्तों, तो जितने भी यानी तीर्थ स्थानों पर कर लगे थे उसको वसूली को बंद कर दिया। और किनके द्वारा प्रभाव में आकर, तो जोधा जो बाई थी, जोधा बाई इनकी पत्नी थी दोस्तों, एक राजपूताना यानी राजपूतानी महिला थी। यह राजपूतानी राजकुमारी थी राजपूतों के परिवार से, तो उनसे इनका विवाह हुआ था। तो इनके प्रभाव में आकर जो है इन्होंने जो तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। किंतु फिर से जो औरंगजेब जब आया दोस्तों, तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो औरंगजेब ने फिर से यह क्या किया कि यह तीर्थ यात्रा कर लगा दिया। तो इसलिए इसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है। किसे, तो औरंगजेब को। अगला प्रश्न है हमारा कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था। तो क्या था दोस्तों, बताइए आप लोग। एक धर्मशाला था, कि एक खैराती अस्पताल, की एक पुस्तकालय, की तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो दोस्तों यह एक खैराती अस्पताल था। तो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, की स्थापित फिरोज तुगलक के द्वारा दारुल सफ़ा जो स्थापित की गई, तो वह क्या थी, तो एक खैराती अस्पताल थी। अगला प्रश्न है एक स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया, तो स्थायी बंदोबस्त जो है ज़मींदारों के साथ किया गया था। और यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो यह सब प्रश्न है दोस्तों बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार। प्रैक्टिस सेट का आपके लिए एक तो आपको दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि प्रैक्टिस सेट से आपका एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है। दूसरा बीपीएससी का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं, यानी एक ही प्रश्न को बार बार पूछता है। तो इस बहाने क्या होगा कि आपको प्रश्न यानी पैटर्न के साथ साथ आपको प्रश्न भी जो है देखने को मिलेंगे, और आपको समझ में आएगा कि हाँ एक ही प्रश्न अगर आप बार बार आपके नज़र के सामने आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो है हमेशा के लिए जो सेव हो जाता है। तो ये प्रार्थना समाज भी बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो इसमें पूछा कि संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इसका संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आप लोग बताइए कौन है, आत्माराम पांडुरंग, की बाल गंगाधर तिलक, यानी बेसेंट, की रास बिहारी घोष। तो आत्माराम पांडुरंग इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और बात करें स्थापना की दोस्तों, तो कब हुई, 1800 जो है 67 इसकी ईस्वी में बम्बई में है इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, यानी अगर उद्देश्य की बात करें इसका, तो जाति प्रथा का विरोध करना। यानी उस काल में जाति प्रथा बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों प्रचलित थी। ऊंच नीच, छोटी जाति, बड़ी जाति के का जो प्रचलन बहुत ज़्यादा था। तो इस जाति प्रथा का विरोध करना था। स्त्री पुरुष का विवाह की न्यूनतम आयु वो लोग बढ़ाना चाह रहे थे। ये यानी बाल विवाह, एक तरह से कहिए बाल विवाह पर रोक लगाना चाह रहे थे। विधवा विवाह को ये लोग प्रोत्साहन दे रहे थे, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दे रहे थे, और स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन दे रहे थे। तो आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो आत्माराम पांडुरंग थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, तो कौन थे दोस्तों, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बाल गंगाधर तिलक, की दयानंद सरस्वती, की श्रद्धानंद, की राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका सही जवाब मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ही इसका सही जवाब होगा। तो भारतीय पुनर्जागरण के आंदोलन का पिता जो है राजा राम मोहन को ही कहा जाता है। तो उन्होंने दोस्तों 20 अगस्त को जो है 1828 में क्या किया दोस्तों, कलकत्ता में जो है ब्रह्म समाज की
स्थापना की। तो यह भी पूछा जाता है दोस्तों कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपके राजा राम मोहन राय थे। और ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन इसको कह सकते हैं दोस्तों। तो हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन अगर पूछा जाए तो कौन होगा, तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। और राजा राम मोहन राय जो एकेश्वरवाद पर जो है विश्वास करते थे। उन्होंने दोस्तों 1814 में जो है आत्मीय सभा की भी स्थापना की। और 1815 में जो है इन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की। तो इनसे जुड़े ये सब महत्वपूर्ण कार्य है दोस्तों। जहाँ एक्सप्लेन की आवश्यकता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। करंट में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम लोगों के काम का वो ज़्यादा था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। अब ये जो प्रश्न आ रहे हिस्ट्री का है चाहे पॉलिटी का है, तो जहाँ तक संभव होगा मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। जैसे अगला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की। तो स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों, तो आपका ऑप्शन की बात करते तिलक एवं चित्तरंजन दास। तो आप लोग जो है आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। बी है गांधी एवं मोतीलाल नेहरू, सी है गांधी एवं बाल गंगाधर तिलक, और डी है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। तो ये जो है इनके द्वारा जो है स्वराज दल की स्थापना की गई दोस्तों। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो कांग्रेस का विरोध करना। और इसकी स्थापना कहाँ की गई दोस्तों, इलाहाबाद में की गई, इलाहाबाद में। और मुख्य उद्देश्य मैंने बताया ही क्या था, कांग्रेस का विरोध करना। तो इसका अगर अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो चित्तरंजन दास जो है इसके अध्यक्ष थे, बनाए गए। और सचिव जो है मोतीलाल नेहरू जी बनाए गए थे। तो ये आपका स्वराज दल की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। मोतीलाल नेहरू कौन थे दोस्तों, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो मैडम HP ब्लावेट्स्की के द्वारा जो है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। तो आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और कब की थी दोस्तों, तो 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी पुस्तक होगा, इंडिया इन ट्रांजिशन, या गीता रहस्य, या गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो नेहरू जी की पुस्तक है। तो यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी की पुस्तक पूछा जा रहा है दोस्तों। तो गीता रहस्य जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कहाँ लिखा दोस्तों, तो मांडले जेल में, यानी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा जो है दोस्तों मांडले जेल में वह जो है उन्हें डाला गया था। तो वहाँ जो है कारावास के दौरान ही जो है दोस्तों ये आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्यम, ये 2 पुस्तकों की उन्होंने रचना की थी। और 1881 में क्या हुआ दोस्तों, तो इन्होंने द मराठा और केसरी नामक जो है साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। तो मराठा जो है इंग्लिश में थी दोस्तों, और केसरी जो है मराठा में थी। तो ये इससे जोड़ करके प्रश्न बहुत पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था, और यह वैशाली के नज़दीक पड़ता है दोस्तों। तो अगर कुंडग्राम ना हो वैशाली है तो आप वैशाली को भी टिक कर सकते हैं, बट वैशाली और कुंडग्राम दोनों हो तो आप कुंडग्राम को टिक करना। और कब हुआ था दोस्तों, तो 540 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये कौन थे दोस्तों, तो 24वें तीर्थंकर थे, यानी जैनियों के कौन थे, 24वें तीर्थंकर थे। और इन्हें जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इनके ही समय में जो है जैन धर्म सबसे अधिक जो है फलित हुआ। और जैन धर्म में जो 5 जो महाव्रत दिया गया है दोस्तों, तो उसमें ब्रह्मचर्य जो है 5वां व्रत है। तो यह जो है इनके द्वारा ही दिया
गया महावीर स्वामी के द्वारा ही। तो आपका इनका जन्म कब हुआ? कुंडग्राम में, तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों मृत्यु, यानी शरीर का जो त्याग करते। तो बौद्ध धर्म में जो है आपका उनके जीवन से संबंधित प्रत्येक घटना को अलग अलग शब्दों से जो है संबोधित किया गया। जैसे कि आपका उनके गृहत्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, उनके ज्ञान की प्राप्ति को निर्वाण कहा गया है, और उनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो इस तरह से जो है अलग अलग घटनाओं को जो है अलग अलग वर्ड से संबोधित किया गया। तो उनका यहाँ महापरिनिर्वाण पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कुशीनारा में जो है उनकी मृत्यु हुई थी। तो आपका 80 वर्ष की ईस्वी में, और यानी 483 ईसा पूर्व में। और उनकी मृत्यु के समय ही दोस्तों जो है बौद्ध संगीति यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी। आपका जो है यानी 483 ईस्वी में ही प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में जो है आयोजित की गई थी। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, तो यह भी याद रखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित मेरे चैनल पर यानी देव स्टडीज़ पर जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियोस भी अपलोड है, और ऑब्जेक्टिव भी इससे संबंधित वीडियोस अपलोड है। तो आप लोग जो है ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़ कर के बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है। तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है बिल्कुल आप माइंड में सेट कर लीजिए, इससे प्रश्न रहता ही रहता है। तो क्या पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो धर्मचक्र परिवर्तन इनको जब ज्ञान हुआ दोस्तों, तो इन्होंने जो प्रवचन दिया, तो प्रथम प्रवचन को ही जो है धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में दोस्तों। तो सारनाथ में जो है उनके जो शिष्य थे उन शिष्यों को एकत्रित किए, और वो जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद प्रथम प्रवचन यहाँ सारनाथ में दिए। इसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। और ये सारनाथ को दोस्तों ऋषि पत्तनम भी कहा जाता है, तो यह भी याद रखिए। अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर आते जा रहे हैं दोस्तों। 98 प्रश्न हो गया ये। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछी जा रही है दोस्तों। तो मगध की जो है प्रारंभिक राजधानी आपकी राजगृह या गृहब्रज थी। तो यह जो है दोस्तों बहुत साल तक जो है मगध की जो राजधानी रही, यानी हर्यक वंश जो है प्रथम शासक था मगध का दोस्तों। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया गया। तो प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गृहब्रज थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो राजधानी का इस्तेमाल मगध में पाटलिपुत्र को किया गया। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो दोस्तों अजातशत्रु जो हर्यक वंश का था, तो यह हर्यक वंश को पितृहंता जो है वंश भी कहा जाता है दोस्तों। पितृहंता वंश इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसने जो है अपने पिता की हत्या की थी। इसका पिता कौन था दोस्तों? यानी इसका अगर शासनकाल की बात करें तो 493 से जो है 461 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासन काल था। तो इसने अपने पिता की हत्या की और बिंबिसार की हत्या करके जो है यह राज सिंहासन पर बैठा दोस्तों। और इसने अपने पिता की हत्या की, तो इसके पुत्र उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की दोस्तों, तो इसके जो है पुत्र ने यानी अजातशत्रु के पुत्र ने उदयन ने क्या की? अजातशत्रु की हत्या की थी। इस वजह से इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। तो आपका जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्यक वंश, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अंतिम प्रश्न पे आ गए हम लोग दोस्तों। तो अंतिम प्रश्न भी देख लेते हैं हम लोग कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि तक्षशिला में बुलाई गई थी, कि सारनाथ में, कि बोधगया में, कि पाटलिपुत्र में।
तो दोस्तों तृतीय बौद्ध सभा की बात करें तो इसमें मैं चारों बौद्ध संगीति आपको बताती हूँ। तो प्रथम जो है बौद्ध संगीति हुई थी आपका राजगृह में। प्रथम मैं बता रही हूँ राजगृह, आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि बहुत पूछता है दोस्तों। और यह कब हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। तो इसने, अभी मैंने बताया अजातशत्रु के बारे में, इसने अपने पिता की हत्या की। तो 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी साल, ये भी मैंने अभी बताया। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई दोस्तों? तो द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई। द्वितीय बौद्ध वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में हुई। बात करें तीसरी बौद्ध संगीति की तो यह पाटलिपुत्र में की गई। और किसके द्वारा की गई दोस्तों? तो यह अशोक के द्वारा की गई। और चौथी जो है बौद्ध संगीति आपकी हुई कश्मीर में। चौथी कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में। शासक कौन था दोस्तों? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो यहाँ क्या पूछ रहा है दोस्तों कि तृतीय बौद्ध संगीति पूछा। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई। और आपका कब हुई, यानी किसके शासनकाल में हुई? तो अशोक के शासनकाल में इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो हम लोग इसका तीसरा पार्ट लेकर के फिर हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।